नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कानपुर में विपक्ष पर जमकर गरजे पीएम मोदी। विपक्ष पर लगाया हिंदू वोट बांटने का आरोप, बोले इस बार फिर हारेंगे परिवारवादी। लावण्या सुसाइड केस में सुप्रीम कोर्ट से डीएमके को झटका। कोर्ट ने याचिकाकर्ता और सीबीआई को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब। पुलवामा हमले की बरसी पर ओछी राजनीति। राहुल गांधी के बाद तेलंगाना के सीएम ने भी मांगे सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत। बीजेपी ने कसा ताना। भारत ने चीन पर फिर की डिजिटल स्ट्राइक। 54 चाइनीज ऐप्स पर लगाया बैन। देश की सुरक्षा के लिए बताया खतरा। वैलेंटाइन डे पर पाकिस्तानी कॉलेज का अजीबोगरीब फरमान। बुरके में होंगी मेडिकल की छात्राएं, नमाजी टोपी में उनसे 2 मीटर दूर रहेंगे छात्र। सबसे पहले बात पीएम मोदी के सबसे बड़े प्रहार पर। कानपुर देहात में आज पीएम मोदी ने चुनावी सभा की और विपक्ष पर हिंदू वोट बैंक बांटने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि हिंदू वोटों को बांटना चाहते हो तो किसके वोट इकट्ठा करने चाहते हो। वोट बांटने की राजनीति करने वालों से सावधान रहें। घोर परिवारवादी 2022 के चुनाव में हारेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि परिवारवादी हमेशा पार्टनर क्यों बदलते रहते हैं, वो कैसे यूपी के लोगों की सेवा करेंगे। पहले की सरकारों ने प्रदेश के लोगों को लूटा है। इन लोगों का बस चलता तो कानपुर और यूपी के दूसरे मोहल्लों को माफियागंज मोहल्ला बना देते। माफियागिरी यूपी में आखिरी सांसें गिन रही है। डॉक्टर साहब, पीएम मोदी ने विपक्ष पर हिंदू वोट बांटने का जो आरोप लगाया है वो कितना सही है? देखिए, जिस हिसाब से हिजाब के ऊपर राजनीति हो रही है, जिस हिसाब से ओवैसी यूपी में घूम घूम कर ये कह रहे हैं कि वोट देने जाना तो बुर्के पहन के जाना, और अगर कोई रोके तो नारे लगाना अल्लाह अकबर। दूसरी तरफ हिजाब के नाम पे किस तरीके से समाजवादी पार्टी की लीडर लोगों के हाथ पैर काटने की धमकियां दे रहे हैं, और जिस हिसाब से वोटिंग की जो खबरें आ रही हैं कि मुस्लिम इलाकों में तो वोटिंग बहुत ही ज़्यादा हो रही है और हिंदू इलाकों में वोटिंग बहुत ही कम हो रही है। पिछली बार से इस बार वोटिंग कम होने की वजह यही लग रहा है कि हिंदू मतदाता, उन्हें लग रहा है कि भाई चुनाव जीत जाएंगे, और इसलिए वो वोट देने नहीं निकल रहे हैं बाहर। और इसी चिंता को बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी ने आज चिन्हित किया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखिए, हिंदू के वोटों को बांटने की साजिश रची जा रही है। तो भाई किसकी आप एक तरफा आप पोलराइज करने की कोशिश हो रही है? दरअसल ये पूरा चुनाव सेकुलर पार्टियों की वजह से पूरी तरीके से पोलराइज हो रहा है। एक तरफ समाजवादी पार्टी है जो एन केन प्रकारेण मुस्लिम वोटों को अपने कब्जे में करना चाह रही है, और दूसरी तरफ ओवैसी समाज में जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। इसलिए आप देखिए, आज तो डबल अटैक हुआ। योगी जी भी आज सामने आए। योगी जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई हिंदुस्तान में संविधान का कानून चलेगा, शरीयत का कानून नहीं चलेगा। अब लोग उससे भी नाराज हो रहे हैं। अरे भाई ये बताओ, कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि हिंदुस्तान में संविधान से ही देश चलेगा, तो इसमें किसी को आपत्ति क्या होनी चाहिए? अब 2 फेजेस के चुनाव खत्म हो गए हैं। अब आगे देखिए नया क्या मुद्दा होता है, नई किस तरह से राजनीति बनती की जाती है। लेकिन जो कुछ हो रहा है यूपी चुनाव में, वो डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर लावण्या केस पर। तमिलनाडु के लावण्या खुदकुशी केस में सुप्रीम कोर्ट से डीएमके सरकार को बड़ा झटका लगा है। तमिलनाडु सरकार की मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता और सीबीआई को नोटिस जारी किया। मामले में चल रही सीबीआई जांच पर फिलहाल कोई रोक नहीं लगाई गई है। इस मामले में 3 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब इस मामले में 3 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। आपको बता दें कि लावण्या नाम की छात्रा को स्कूल में ईसाई धर्म अपनाने के लिए कथित रूप से मजबूर किया गया था, जिसके बाद छात्रा ने स्कूल पर आरोप लगाते हुए सुसाइड कर लिया था। डॉक्टर साहब, क्या अब इस केस में सीबीआई जांच का रास्ता साफ हो गया है? बिल्कुल साफ हो गया, और बहुत बड़ा झटका ये
स्टालिन की सरकार को आप कह सकते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि अगर किसी मुस्लिम लड़की या ईसाई लड़की की मौत इस तरीके से हो जाती कि उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए दबाव दिया जा रहा था, स्कूल में उससे सफाई और उसको तंग किया जा रहा था, और वो इतनी ज़्यादा परेशान हो गई कि उसने मर जाना बेहतर समझा। अगर लावण्या कोई मुस्लिम या क्रिश्चियन लड़की होती, पूरे देश में आज आग लगा हुआ होता, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे होते, हर जगह ये कहा जाता था कि भाई हिंदुस्तान में तो अब फासिज्म आ गया है। लेकिन चूंकि वो एक हिंदू लड़की है, तो उनके अभियुक्तों को बचाने के लिए किस तरीके से पूरी मीडिया सामने आ गई, किस तरीके से तमिलनाडु की सरकार सामने आ गई। भाई अगर कोई गलती नहीं है और जो पीड़िता है उसकी फादर मदर ये कह रहे हैं कि यहां पे न्याय नहीं हो सकता, हमें सीबीआई की जांच चाहिए, अगर इसमें कोई फॉल प्ले नहीं हुआ है तो सीबीआई से जांच कराने में क्या आपत्ति हो सकती है। आप हाईकोर्ट में चले गए, हाईकोर्ट ने आपकी बात को नहीं माना, आप सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। भाई ये बताना पड़ेगा भाई डीएमके का इसमें क्या इंटरेस्ट है, चीफ मिनिस्टर का इसमें क्या इंटरेस्ट है कि एक मौत का केस है जिसमें एक बच्ची ने आत्महत्या की, बाकायदा आत्महत्या की वजह उसने अपने वीडियो में बताई है, फिर सरकार के पेट में क्यों दर्द हो रहा है। ये साफ साफ बताता है कि हिंदुस्तान में हिंदुओं की जान की कोई कीमत नहीं, हिंदू लड़की के साथ कोई बात होती है तो उसके लिए रोने वाला कोई नहीं। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हिंदुस्तान को बदनाम करने में जुटी हुई हैं, वो जाति और धर्म देखकर मुद्दों में अपनी नाक घुसेड़ते हैं। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर पुलवामा अटैक पर फिर गरमाई सियासत पर। आज पुलवामा हमले की तीसरी बरसी है और इस मुद्दे ने फिर सियासी रंग ले लिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बाद अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर राव ने भी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस नेता राहुल गांधी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे हैं तो इसमें गलत क्या है। अगर पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की गई है तो उसका सबूत भी सामने आना चाहिए। वहीं केसीआर राव के इस बयान को बीजेपी ने गैर जिम्मेदार बताते हुए इसे पुलवामा के शहीदों का अपमान बताया है। डॉक्टर साहब, राहुल गांधी के बाद अब तेलंगाना के सीएम भी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे हैं, क्या दिखाना चाहते हैं ये? देखिए, आज पुलवामा अटैक की बरसी है और उस दिन इस तरह के जहरीले बोल एक चीफ मिनिस्टर बोल रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक है। अगर उनको राजनीति करनी है, प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी जो वहाँ पे उनकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी पार्टी बन गई है, उससे अगर आपको हिसाब किताब करना है तो कई सारे मुद्दे हैं। आप पुलवामा में शहीद हुए जवानों को इस तरीके से अपमानित करने का आपके पास अधिकार नहीं है। कल तक यही चीफ मिनिस्टर ये कह रहे थे कि हेमंत बिश्व शर्मा ने राहुल गांधी के ऊपर खराब टिप्पणी की, आज आपने क्या कर दिया। और रही बात जहां तक की राजनीति की, तो ये कैसी मूर्खता है। चुनाव हो रहे हैं, लोग पुलवामा और इस तरह के मुद्दे को साइड करके अलग अलग चीज़ों पे वाद विवाद चल रहा है, उसमें आप एक ऐसे मुद्दे को उठा रहे हो जिसमें आपके दुश्मन को ही फायदा हो जाएगा। ये आप समझिए, ये सबूत मांगने का जो धंधा है ये तो शर्मनाक है ही, लेकिन इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी कि आप बैठे बिठाए भारतीय जनता पार्टी को वो मुद्दा दे रहे हैं जिस मुद्दे की का वो चैंपियन है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने इमीडिएटली इस वाक्य को पिक कर लिया। कानपुर में उन्होंने कहा कि अब देखिए भाई, सबूत मांगे जा रहे हैं। तो ये राजनीति, आपको प्रधानमंत्री मोदी से हिसाब किताब बराबर करना है, प्रधानमंत्री मोदी को आपको गालियां देनी है, दीजिए, वो आपका अधिकार है, लेकिन कम से कम अपनी इस गंदी राजनीति में शहीदों के अपमान से तो बचना ही चाहिए इन लोगों को। जी डॉक्टर साहब,
अगली खबर चीन पर हुई डिजिटल स्ट्राइक पर। मोदी सरकार के एक्शन से एक बार फिर चीन बौखला गया है। दरअसल मोदी सरकार ने चीन के 54 ऐप्स पर फिर बैन लगा दिया है। इन सभी ऐप से भारत की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो रहा था। बैन किए गए ऐप्स में पॉपुलर गेम गरेना, फ्री फायर और एपलॉक ऐप भी शामिल है। इससे पहले जून 2020 में भारत ने देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि टिकटॉक, वीचैट और हेलो सहित 59 चीनी मोबाइल ऐप्स को बैन किया था। डॉक्टर साहब, फिर से चीन के 54 ऐप्स को भारत ने बैन किया है। ये चीन के लिए कितना बड़ा झटका साबित होगा? देखिए, ये जवाबी कार्रवाई है। 2 दिन पहले क्वाड की मीटिंग हुई थी। क्वाड की मीटिंग में जब भारत ने हिस्सेदारी ली, उन्होंने साफ साफ बताया, भारत की तरफ से रखा गया कि चीन सिर्फ हिंदुस्तान के लिए ही प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ये पूरे विश्व की शांति के लिए भी एक खतरा बन गया है। और जब क्वाड की मीटिंग चल रही थी तो चीन बौखला गया था और कई सारे उटपटांग बयान चीन की तरफ से दिए गए। चीन हिंदुस्तान के ऊपर दबाव डालने की लगातार कोशिश भी कर रहा है। क्वाड की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी किया गया उसमें यह बताया गया, भाई चीन हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अगर चीन के विदेश नीति से, उसके एग्रेसिव पॉलिसी से है तो वो उसका भुक्तभोगी हिंदुस्तान है। भारत बहुत ही फूक फूक के अपने कदम रख रहा है। ये जो पूरी दुनिया में चीन के खिलाफ जो गठजोड़ तैयार हो रहा है उसका एक बहुत बड़ा पार्टनर उसमें हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान की साख इसलिए बढ़ रही है कि जो काम अमेरिका करने से डर जाता है, जो काम यूके या फिर ऑस्ट्रेलिया या फिर और भी कई सारे वेस्टर्न जो पावर हैं वो एक्शन नहीं ले पाते हैं डर के मारे, वो हिंदुस्तान बेधड़क कर रहा है। और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की तारीफ इस बात के लिए हो रही है कि चीन पहली बार इस तरह के दलदल में फंसा है कि जहां उसने लाखों ट्रुप्स बॉर्डर पे लाकर के उसने खड़े तो कर दिए, लेकिन 1 इंच जमीन वो हड़पने में कामयाब नहीं हो पाया है। अब डिप्लोमेसी भी चल रही है, बातचीत भी चल रही है और चाइनीज़ जो खेल है, जो उनकी जो डिप्लोमेसी का जो गेम है, उसमें भारत चीन को अक्सर कुछ कुछ शॉक ट्रीटमेंट देता रहता है। और इसी संदर्भ में आज जो फैसला लिया गया कि इतने सारे ऐप्स को बैन कर दिए गए हैं, चीन को इससे काफ़ी बड़ा इकोनॉमिक नुकसान होने जा रहा है। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर पाकिस्तान के बेतुके फरमान पर। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक मेडिकल कॉलेज ने अपने स्टूडेंट को वैलेंटाइन डे पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनमें लड़कियों को बुर्का पहनने और लड़कों को नमाज वाली सफेद टोपी पहनने के लिए कहा गया है। इसके अलावा लड़कों को लड़कियों से 2 मीटर की दूरी बनाए रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज ने एक नोट जारी कर छात्राओं को वैलेंटाइन डे समारोह और इससे जुड़ी ऐसी गतिविधियां जो युवाओं को गलत रास्ते पर ले जाती हैं उनमें शामिल न होने के लिए मना किया गया है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के कॉलेजेस में हिजाब मुद्दा का जो असर होता दिख रहा है, क्या वैलेंटाइन डे पर ऐसा अजीबोगरीब फरमान क्यों जारी करा है? देखिए, वहाँ की सरकार, वहाँ के लोग, वहाँ का इंस्टीट्यूशन वो इस्लाम को जो है सबसे आगे रखते हैं। दुनिया में जहाँ कहीं भी शरीयत है, जहाँ भी इस्लामिक लॉ है, इस्लाम का कानून चलता है, वहाँ पे चॉइस नहीं होती। ये सिर्फ हिंदुस्तान जैसे देश में ही मुसलमानों को चॉइस दिया जाता है कि आप हिजाब पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते हैं, या आपकी मनमर्जी के ऊपर है कि हम स्कूल हिजाब पहन के जाना चाहते हैं हम जाएं, बुर्का पहन के जाना चाहते हैं हम जाएं, और नहीं पहन के जाना चाहते हैं तो ये हमारी चॉइस है। लेकिन वह तो रियासत मदीना इमरान खान बना रहे हैं। इस्लामाबाद इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज है, नाम ठीक से सुनिए, इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज है, और वहाँ ये कहा जा रहा है कि ये जो वैलेंटाइन डे है और ये जो मनाया जाता है, ये गतिविधियाँ, वो एंटी इस्लामिक है और इसलिए आपको बुर्का पहन करके आना होगा। और जो कोविड प्रोटोकॉल जो कोविड के दौरान पूरे पाकिस्तान में कभी लागू नहीं किया गया कि 2 मीटर की दूरी सुरक्षा के लिए ज़रूरी, ये वैलेंटाइन डे के ऊपर लगाया गया। और लड़कों से भी कहा गया कि भाई ऐसा है कि आज शाहरुख खान बन के मत आना, वो जो नमाज के लिए जो टोपी पहनते हो वो भी पहन के आना, पूरी तरीके से इस्लामिक लिबास में सब लोग नज़र आए। तो ये बताता है कि ये
धर्म के नाम पे इस्लामिक देशों में क्या चलता है। ओवैसी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और प्रियंका वाड्रा जो लड़कियों को बिकनी में स्कूल देने का वो गुजारिश कर रही थी, उनको इन खबरों को पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि हिंदुस्तान में अभी भी बहुत ही लिबरल डेमोक्रेसी है और जितने सुकून से मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं वो सुकून दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। जी डॉक्टर साहब, इतनी बेहतरीन जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।